जिस मकान में मैं शिफ्ट हुई सबका कहना था कि इस मकान की मालकन बहुत सख्त है जो घर के ऊपर वाले पोर्शन में रहती है। लेकिन मैं जब से इस मकान में शिफ्ट हुई थी एक रोज का भी खाना नहीं बनाया था कि मालकन खुद खाना बना कर दे जाती और घर का काम भी कर जाती और मेरे पाँव भी दबाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब मैं उसके घर जाने की बात करती तो डर जाती। एक दिन बिजली ना होने की वजह से मैं अचानक ऊपर उसके पास गई तो कमरे में कदम रखते ही जान निकल गई कि उसके हाथ में मेरा नाम सहरिश है। मैं एक अच्छे खाते पीते घराने में पैदा हुई। माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की। हम 4 बहनें हैं। मुझसे बड़ी 2 बहनें शादीशुदा हैं और बहुत अच्छे और खुशहाल घरों में रहती हैं। एक बहन मुझसे छोटी है। मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी भी अपनी बराबरी के बहुत ही आलीशान घर में की। लड़के का अपना खानदानी बहुत बड़ा कारोबार था जिसका वो अकलौता वारिस था। बंगला, गाड़ियां और दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मंगनी घर वालों की पसंद से हुई थी। मेरे बाबा जान की पहचान थी इस लड़के के वालिद से। फिर इसके वालिद की वफात के बाद बाबा का ज्यादा मेलजोल कारोबार के सिलसिले में इनसे हुआ तो इनके किरदार और इखलाक से मुतासिर होकर बाबा ने मेरे रिश्ते की बात की उनसे। वो तो बहुत खुश हुए और जल्द ही अपनी वालदा के हमरा हमारे घर बहुत ही तोहफे, तहाइफ और एहतमाम के साथ आए। मुझे उनके आने तक पता ही नहीं था कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है। फिर भी रिश्ता हो गया। मैं काफी हैरान हुई कि घर वालों को मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर भी मैं इनकार न कर सकी और रिश्ता तय हो गया। दोनों खानदानों की तरफ से बहुत खुशी के साथ रस्म की गई। इनके अलावा मेरे घर वालों और माँ बाप भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि ये लोग हमसे स्टेटस में बहुत ज्यादा थे और मेरी बड़ी बहनों के घर वालों से भी ज्यादा अमीर थे। मेरी एक बहन सऊदिया में रहती थी। उनके शोहर वहां पर एक बहुत बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे। दूसरी बहन के शोहर का दुबई में बहुत बड़ा होटल था। वो अपने पूरे ससुराल के साथ दुबई में रहती थी। उन्होंने जब मेरी मंगनी का सुना तो वो दोनों भी बहुत खुश हुई। हमारे बाबा का भी बहुत वसी कारोबार था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते भी अपनी जान पहचान के अच्छे लोगों में किए थे। खानदान में भी काफी रिश्ते मौजूद थे, लेकिन बाबा का मानना था कि रिश्ता वहां करना चाहिए जहां बेटी का मुस्तकबिल अच्छा नजर आए और उनका कहना था कि अगर अच्छे इंसान के साथ दौलतमंद घर मिले तो इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। और इसकी मिसाल मेरी बहनों की खुशहाल जिंदगी थी। इस बात को कोई नहीं रद्द कर सकता था कि खुशहाली के लिए पहली जरूरत पैसा ही होता है। मेरे बाबा ने अपनी मेहनत और कोशिशों से अपना बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था, इसलिए वो जिंदगी में दौलत की कदर को अच्छी तरह जानते थे। खानदान में अगर रिश्ते हो जाते तो शायद मेरी बहनें आज इतनी खुशियां न देखती, पर बाबा ने मेरा रिश्ता इन दोनों से ज्यादा अमीर घर में किया था जो अपने मुल्क में रहते हुए भी इन दोनों से ज्यादा मलकियत रखते थे। मंगनी की रस्म होते ही इन लोगों ने मुझे अपना मान लिया था। मेरी होने वाली सास मेरे सदके उतारती न थकती थी। इसकी एक वजह मेरी खूबसूरती भी थी। हम सभी बहनें बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ आला तालीम याफ्ता भी थीं। अपनी बहनों के मुकाबले मुझे मेकअप और फैशन से कुछ ज्यादा ही लगाव था और मेरा बनना सवरना इन लोगों यानी मेरे ससुराल वालों को भी पसंद था। घर वालों की तरफ से कोई खास पाबंदियां नहीं थी, इसलिए मेरा मंगेतर अक्सर मुझे अपने साथ शॉपिंग और खाने पीने घूमने के लिए भी ले जाता था। पर मुझे अभी तक इसके लिए कोई खास एहसास नहीं हुआ था कि इसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। ज्यादा वक्त इसके साथ जाने में बोर हो जाती, पर घर वालों की हदायत के मुताबिक मैं उसे मना नहीं कर सकती थी कि इस तरह दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। पर मैं जितना उसे समझने की कोशिश करती वो मुझे अच्छा न लगता। वो काफी संजीदा किस्म का इंसान था और मैं मजाक मस्ती और खुश मिजाजी में रहने वाली लड़की थी। मेरा दिल हमेशा ही चाहता था कि जिसके साथ भी रिश्ता हो वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह हो। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मुझे इनके साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद नहीं था, फिर भी मैंने उनको कभी मना नहीं किया। कभी घूमने फिरने चली जाती तो अच्छे अखलाक से उनके साथ वक्त गुजार लेती। अभी हमारी शादी होने में कुछ साल बाकी थे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। मैं जब भी उनके साथ घूमने जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे वालिद का इंतखाब मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो काफी चुप रहने वाला इंसान था, पर उनको मुझ में दिलचस्पी थी। अक्सर मेरी तारीफ भी करते थे, लेकिन हंसने बोलने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मैं अभी उम्र के इस मोड़ से गुजर रही थी जहां मुझे अपने हम उम्र दोस्तों सहेलियों के साथ वक्त गुजारना, मजाक मस्तियां करना और सैर करना बहुत पसंद था। इसलिए वो इंसान हमेशा ही मुझे बोरिंग मालूम होता। कई बार इस बात का जिक्र मैंने अपनी अम्मी से भी किया कि मुझे उसके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं। इसकी तबीयत पता नहीं क्यों बहुत बड़ी उम्र के इंसानों जैसी है और मुझ में बहुत बचपना था। मैं जब भी ऐसी बात करती तो अम्मी हमेशा मुझे समझाने लगती कि समझदार इंसान कभी भी ज्यादा मजाकिया नहीं होते, और वो कहती कि देख लेना, शादी के बाद हमेशा ऐसे इंसान ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ये हंसना, बोलना और मजाकी करना सिर्फ शादी से पहले इंसान को पसंद होता है। बाद में समझदार इंसान के साथ ही जिंदगी गुजारना आसान होती है। ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं। पर इस वक्त मैं इन बातों को नहीं समझती थी। मुझे हमेशा ही लगता था कि मेरे माँ बाप ने गलत फैसला कर दिया, और अगर कभी मेरी कोई सहेली भी मेरे मंगेतर से मिलती तो तंजिया कहती कि तुम्हारा मंगेतर तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। उस वक्त इन सब की बातें मेरे दिल पर लगती और मैं मजीद बदगुमान हो जाती। एक दिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। शाम को उसी रेस्टोरेंट में मेरे मंगेतर भी किसी काम के सिलसिले में आए। मुझे इस तरह दोस्तों के हजूम में देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बाबा से कहकर मेरा
दोस्तों के साथ बाहर घूमना बंद करवा दिया। अब मुझे उनकी वजह से यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर जाने की इजाज़त न मिलती और मुझे खुद पर पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। यूनिवर्सिटी जाती तो सहेलियां भी डराती कि जो शख्स पहले इतनी पाबंदियां लगा रहा है वो शादी के बाद तो जीना हराम कर देगा, तो मैं बहुत डर जाती। अब मैं हर वक्त सोचती रहती कि किस तरह मैं इस शख्स के साथ शादी करने से अपने घर वालों को मना करूं। अभी मेरे दिमाग में ये सोचें चल ही रही थी कि मेरी यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही अच्छे लड़के ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने गौर किया तो ये लड़का दिल का बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी में सबसे ही उसकी दोस्ती थी, सबकी मदद करता और हर वक्त उसके इर्द गिर्द दोस्तों का हजूम रहता। दोस्तों के ग्रुप की वो जान था, पर मुझ पर उसकी खासी नजर होती। वो मेरे जवाब का मुंतजिर था। ये लड़का इसकी तरह दौलतमंद तो नहीं था, पर मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेहतर था। ये मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा और इसके घर जाकर मैं कैद हो जाऊंगी। मैं बहुत ही कश्मकश से गुजर रही थी और कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। माँ बाप का कोई फैसला कभी टाला तो नहीं था, पर मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती थी। और एक दिन हिम्मत करके मैंने अम्मी को बता ही दिया कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत गुस्सा हुई थी। उन्होंने हर तरह की कोशिश की मुझे समझाने के लिए, पर मैं दिल से फैसला कर चुकी थी और मैंने हमेशा ही अपने दिल की बात मानी थी। अम्मी कहती कि बाबा के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा, अब अगर रिश्ता खत्म करेंगे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। पर मैंने अब सोच लिया था कि घर पर बात की है तो पूरी करके ही रहूंगी। मुझे लगता था कि दौलत का क्या है, वो तो मेरी पसंद का लड़का भी कमा सकता है, वो भी तो इंसान ही है और मेहनत करके कमा सकता है। मुझे कभी भी दौलत की अहमियत का इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैंने कभी कोई जिंदगी में कमी देखी ही नहीं थी। अम्मी के बाद जब बाबा को ये बात पता चली तो बहुत नाराज हुए। कई दिन तक बाबा ने मुझसे कोई बात नहीं की, पर मैं खाना पीना छोड़ के बैठ गई कि मुझे शादी अपनी मर्जी से करनी है। बाबा जो अपनी बेटियों की कोई बात नहीं टालते थे, आखिर मेरी मर्जी के आगे मेरे माँ बाप को हार माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी बाबा ने मेरे मंगेतर से माजरत कर ली और कहा कि मेरी बेटी किसी और से शादी करना चाहती है। मेरा रिश्ता टूटते ही इन लोगों ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया और मेरे अम्मी बाबा ने बड़ी खुशी के साथ उसको अपनी छोटी बेटी के लिए कबूल कर लिया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, फिर भी मैंने जो फैसला किया था मैं उस पर मुतमईन थी। बाबा ने मेरी पसंद के लड़के के साथ भी मेरा रिश्ता बड़े एहतमाम से कर दिया और जल्दी हमारा निकाह भी हो गया। निकाह के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर भी मेरा बहुत ख्याल रखता और हर बात मानता, पर अभी रुखसती नहीं हुई थी। एक साल बाद जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो रुखसती भी हो गई। मेरे वालिदैन ने बहुत सारे जहेज के साथ मुझे रुखसत तो कर दिया, पर शादी के बाद कोई खास ताल्लुक न रखा। अब वो मेरे घर आते जाते भी नहीं थे। बस कभी ईद या कोई फंक्शन होता तो थोड़ा सा ही वक्त आते, ना कभी कोई दुख सुख पूछते, ना ही मेरे हालात जानने की कोशिश करते। शायद मुझसे नाराज थे। शादी के शुरू के दिन थे। मेरे घर वाले, सास ससुर और मेरा शौहर बहुत ख्याल रखते थे। मुझे लगा जैसे मैंने अपने लिए बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया है। माँ बाप की याद तो आती, पर प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा मिल रहा था। मैं अपने घर में मुतमईन थी। शुरू का एक साल ऐसे ही गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मेरी सास अब बात बात पर मुझे जताती कि माँ बाप ने बस ब्याह कर छोड़ दिया, न कभी आते हैं न पूछते हैं। शौहर ने भी कई बार कहने की कोशिश की कि अम्मी अबू के हाथ चलते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता कि वो कभी हमें बुलाते ही नहीं थे। अब इस बात की वजह से मेरे ससुराल में मेरी कदर घटती जा रही थी। यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बावजूद मेरे शौहर को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। परेशानी की वजह यह भी थी, एक साल में ही मैं इन हालात से थकने लगी थी। एक दिन मैं उदास थी तो खुद ही अम्मी से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी बाहर के मुल्कों वाली दोनों बहनें भी मैके आई हुई थी और मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। मुझे इस बात का शदीद सदमा लगा कि मुझे मिलने के लिए भी किसी ने नहीं बुलाया। मैं कुछ दिन वहां रही, पर सबका रवैया मेरे साथ फीका फीका ही था। किसी ने घर वालों के मुतालिक एक लफ्ज तक न पूछा कि कैसे हैं। मैंने जब वापस जाने की बात की तो किसी ने भी मुझे नहीं रोका कि बहनों के यहाँ रहने तक रुक जाओ। मैं अंदर से बहुत दुखी हो चुकी थी। कैसे मेरे घर वाले मुझे पराया कर चुके थे। जाते वक्त पता चला कि मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहनें आई थीं। एक बार फिर मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैं उस इंसान को ठुकरा चुकी थी जिसकी अब मेरी बहन के साथ शादी होने वाली थी। मैं जब तक वहां रही, छोटी बहन कभी माँ के साथ, कभी बड़ी बहनों के साथ शॉपिंग और शादी की तैयारियों के लिए बाहर रहती। सब लोगों को इतना खुश और मसरूफ देखकर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। इस बार मेरे माँ बाप तीनों बेटियों से बढ़कर छोटी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं ज्यादा वक्त वहां रुक न सकी और घर वापस चली आई। घर आकर यहाँ के लोगों के अजीब रवैया देखकर मैं और भी ज्यादा मायूस होने लगी। शौहर ताने देता कि ससुराल वालों ने एक बार फोन करके भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं आए हो। सास हर वक्त अजीब नजरों से देखती और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ जताती रहती। कुछ ही दिनों बाद मुझे बहन की शादी का दावतनामा मिला तो ससुराल वाले नाराज हो गए। सिर्फ बेटी को ही बुलाया है, हमें कोई इज्जत नहीं देते। मैं बस चक्की के दो पार्टों में पिस कर रह गई थी। ना वहां मेरी कोई कदर रही थी और ना यहाँ। मजबूरन मुझे शादी में शरीक होने जाना ही पड़ा। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं वापस वहां जाऊं, क्योंकि पिछले दिनों मेरी वहां कोई खास अहमियत नहीं हुई थी। फिर भी शादी वाले दिन अपने शौहर के साथ मैं वहां पहुंची तो इतना शानदार फंक्शन देखकर दंग रह गई। शादी की तकरीब दूल्हे वालों की तरफ से मुनक्किद की गई
थी, जो शायद इस शहर की आज तक होने वाली सबसे शानदार तकरीब थी। मेरे साथ आए मेरे शौहर भी इतनी बड़ी बारात देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उनके खानदान में शादियां बहुत ही सादा तरीके से होती थी और मेरी शादी पर भी मेरे बाबा की तरफ से सारा बंदोबस्त किया गया था। मैंने अम्मी की तरफ से जहेज में मिला हुआ एक अच्छा सा जोड़ा बहन की शादी में पहना था, पर यहाँ पहुंचकर सबके बीच वो मुझे कितना खबीस लग रहा था। मेरी बहनों और सब बारातियों ने बहुत ही आला किस्म के लिबास पहने हुए थे। खुद को सबसे कमतर देखकर मेरा दिल गहरे सदमे में था, क्योंकि एक वक्त था सब बहनों से फैशन में मैं आगे हुआ करती थी। जब कोई ईद या त्यौहार आता तो मेरी शॉपिंग बहनों से दुगनी ज्यादा हो जाया करती थी, पर शादी को 2 साल होने वाले थे। मुझे शौहर की तरफ से एक बार भी शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मिले थे और ना ही उनके हालात देखकर मुझे ख्याल भी आया था। मैं मोहब्बत को ही सब कुछ समझती थी और दौलत की अहमियत इसके आगे कुछ भी नहीं होती, मुझे ऐसा ही लगता था। पर यहाँ पहुंचकर मुझे जिंदगी में पहली बार दौलत की अहमियत का अंदाजा हुआ था। सामने स्टेज पर बैठी मेरी बहन इतनी हसीन लग रही थी कि जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। मेरी छोटी बहन फैशन से बहुत दूर दूर थी, शायद उसने इतना मेकअप पहले कभी नहीं किया था, पर आज शादी पर उसके कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप करोड़ों रुपए से कम नहीं थे। और साथ बैठा उसका दूल्हा आज भी इतना ही बारूब इंसान था जितना पहले हुआ करता था। उसके इर्द गिर्द शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और दौलतमंद लोगों के हजूम थे, जो सिर्फ उसे मुबारकबाद देने और हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे। मुझे दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि मैंने कितना बड़ा रुतबा ठुकरा दिया। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि भले ही इतना बड़ा रुतबा ठुकरा दिया हो, पर मैंने अपनी मोहब्बत तो हासिल कर ली है ना। मैंने एक नजर साथ बैठे अपने शौहर की तरफ देखा तो वो सारे माहौल से बेपरवाह मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो मेरे दिल ने वो तसल्ली भी कबूल न की और मुझे अम्मी की कही हुई वो बात याद आ गई कि संजीदा इंसान ही शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाते हैं। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। मुझे शौहर का इस तरह गेम खेलना बिल्कुल भी मुनासिब न लगा था, पर मैंने जो पहले ही दिल में दुखी थी, अब शौहर का इस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया मजीद दिल दुखा रहा था। मैं ज्यादा वक्त वहां न रुक सकी और शौहर से कहा कि अब घर चलते हैं। मैं जाने ही लगी थी कि मेरी बहन की सास, जो पहले मेरी होने वाली सास थी, उन्होंने आकर मुझे रोक लिया कि कहाँ जा रही हो, खाना खाए बगैर मैं जाने नहीं दूंगी। वो आज भी बहुत शफकत से मिली तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब वो हर बार मिलने पर मुझे बेइंतहा प्यार देती थी और मेरे सदके उतारती थी। सफेद रंग की साड़ी और सर पर बालों का बहुत ही खूबसूरत जूड़ा बनाए वो कितनी शानदार खातून लग रही थी, और इतनी दौलत और आलीशान जिंदगी के बावजूद कितनी शफकत थी उनमें कि मैंने उनको बेलोस मोहब्बतों का जो सिला दिया, उसके बावजूद वो मुझे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दे रही थी। फिर अगले ही लम्हे मुझे घर में मौजूद अपनी सास का ख्याल आया, जो हर वक्त चेहरे पर शिकन लिए हुए 5 चबाती मुझे घूरती थी। एक के बाद एक हर बात मुझे अंदर से खा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे खाना ना खाने की माजरत की और वलीमा का खाना जरूर खाऊंगी कहकर वहां से चली आई। इन सारी बातों के दौरान मेरी माँ और बहनों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं कि मैं शादी में आई भी हूँ कि नहीं। मैं रंजीदा दिल के साथ घर पहुंची तो शौहर भी बरस पड़े कि वहां जाने की जरूरत ही क्या थी, जब तुम्हें कोई पूछता तक नहीं। उनका शोर सुनकर सास भी मजीद मेरा दिल जलाने के लिए कमरे तक आ पहुंची। फिर तो लफ्जों की बरसात थी और मैं खामोशी से आंखें जमीन में गाड़े बस बेहिस बनी बैठी रही, क्योंकि हर बात की जिम्मेदार मैं खुद थी। शिकायत करती भी तो किससे। वो रात सारी मेरे रोते हुए गुजरी। शौहर ने तरह तरह के इल्जामात लगाए कि पहले वाले मंगेतर की शादी का दुख है जो इतना रो रही हो, पर वो समझ नहीं सकता था कि मुझे अपनों के बदले हुए रवैयों का दुख था। उस शख्स को तो मैंने कभी वो मुकाम दिया ही नहीं था कि उसके लिए रोती। मेरे सारे एहसासात तो अपने शौहर के लिए थे और आज में मुझे उन्हीं के सहारे की जरूरत थी कि काश एक बार प्यार से सिर्फ इतना कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर हालात बदल देंगे। पर वो खुद ही मुझ पर वार किए जा रहे थे। सारी उनकी बातें बर्दाश्त करती रही। सुबह तक मैं इतनी तंग हो चुकी थी कि बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा कि अगर इतनी ही बुरी लगती हूँ तो निकाल क्यों नहीं देते मुझे घर से। मेरा इतना ही कहना था कि शौहर ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा कि रोका ही कब है, चली क्यों नहीं जाती। ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी कि मैं एक पल भी वहां ना रुकना चाहती थी और चली आई। मेरी सास ससुर ने मुझे जाता हुआ देखकर भी ना रुका और शौहर ने तो कमरे से निकलते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया ताकि मैं वापस ना आ सकूं। मैं सीधा अम्मी के घर आ गई, पर वो लोग छोटी बहन के वलीमे में जाने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे देखकर अम्मी ने पूछा, तुम चलोगी? मैंने उनसे कहा कि आप लोग चलिए, मैं तैयार हो जाऊं तो ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। वो लोग चले गए और मैं घर में अकेली थी। आज अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोती रही और सारी रात की जागी हुई थी तो यूं ही रोते रोते आंख लग गई। न जाने कितना वक्त मैं सोई रही। आज बहुत वक्त के बाद अपने कमरे का सुकून नसीब हुआ था। कमरे से निकली तो मुलाजमा चाय बना कर लाई। मैं चाय पीकर वहां से निकली तो ड्राइवर ने गाड़ी निकाल कर मुझसे पूछा, कहाँ चलेंगी मैडम? मैंने उससे मना कर दिया और अकेली ही जाने लगी। मैं शौहर के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने लिए एक जगह पर किराए का कमरा ले लिया जो मुझे अपनी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त की मदद से मिला। छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा नीचे और एक छत पर था। ऊपर वाले कमरे में मकान मालिक खुद रहती थी, नीचे वाला कमरा मुझे दिया था। ये बात अच्छी थी कि वो भी अकेली खातून ही थी। मुझे यहाँ रहते काफी दिन गुजर चुके थे।
थे, पर शौहर की तरफ से एक बार भी फोन तक नहीं आया था और मेरे घर वाले तो वैसे भी नहीं पूछते थे। मैंने एक दो जगह कोशिश की और मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए जल्द ही मुझे एक प्राइवेट अदारे में नौकरी भी मिल गई और जिंदगी के दिन इसी तरह अकेले गुजरने लगे। अभी मुझे यहाँ रहते 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं हामला भी हूँ। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा झटका लगा था, क्योंकि अभी मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और थी भी अकेली। अभी मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए अपने बच्चे की खातिर मैंने शौहर को फोन किया, जहां से उसकी मां ने बात की और बताया कि मेरा बेटा कहीं और शादी कर रहा है, अपनी मनहूसियत उससे दूर ही रखो। मैं इस दुनिया में तन्हा ही होकर रह गई थी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय अकेले जिंदगी गुजारने के। जैसे जैसे महीने गुजरते जा रहे थे मेरा खौफ भी बढ़ रहा था, पर घर की मालकन बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। जबकि सब उसके बारे में कहते थे कि बहुत सख्त है, पर जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी उसने मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। वो घर के सारे काम कर जाती और खाना भी दे जाती। मेरी तबीयत खराब होती तो पाँव भी दबाती। वो बिल्कुल मुझे बेटी की तरह समझती और इस हाल में माँ की कमी पूरी करती। पर जब भी मैं उसके घर जाने का कहती तो वो डर जाती और कभी भी मुझे अपने घर न आने देती। एक रोज मैं ऑफिस से बहुत थक कर घर आई, जैसे ही सोने के लिए लेटी तो बिजली चली गई और उसके घर जाने की बात करती तो डर जाती। इस दिन बिजली ना होने की वजह से मैं अचानक ऊपर उसके पास गई तो कमरे में कदम रखते ही जान निकल गई कि उसके हाथ में फोन था और वो किसी से मेरे ही बारे में बात कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि वो क्यों मेरे बारे में किसी को सब कुछ बता रही थी, पर बहुत पूछने पर भी उसने कहा कि मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और ऐसे ही बातों बातों में आपका जिक्र आया तो मैंने आपकी हालत उसे बता दी। मैंने यकीन कर लिया और कुछ देर वहां बैठने के बाद जब बिजली आई तो मैं अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि वहां से गुजरते बाबा ने मुझे देख लिया, क्योंकि अब मेरा पेट भी हमल की वजह से काफी बड़ा हो गया था। बाबा ने मेरे पास आकर गाड़ी रोकी और मुझे कहा अंदर बैठ जाओ। मैं उनको मना ना कर सकी और गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते उन्होंने मुझसे कोई बात न की और सीधा मुझे अपने घर ले आए। मैं अभी तक अकेली रह रही थी। ये बात मैंने अम्मा और बाबा से छुपाई हुई थी, पर अब मैं बहुत घबरा चुकी थी कि बाबा को क्या जवाब दूंगी कि मैं इस हाल में बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। अम्मी ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा उन्होंने मुझे आराम के साथ बैठाया और मेरे लिए नाश्ता बनवाने लगी। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, अभी तक मुझसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, ना ही ये पूछा था कि मैं हामला हो चुकी हूँ तो अभी तक अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, और ना ही बाबा ने ये पूछा कि मैं बस स्टॉप पर कहाँ जाने के लिए खड़ी थी। बस वो लोग सिर्फ मेरा ख्याल ही रख रहे थे। जब मुलाजमा नाश्ता बनाकर ले आई तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही औरत थी जिसके घर में किराए पर रह रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि उसी ने मेरे बारे में इन लोगों को सब कुछ बता दिया है कि मुझे शौहर ने घर से निकाल दिया और मैं इस हालत में उनके घर में किराए पर रह रही हूँ। मुलाजमा ने मेरे पास आकर कहा कि मुझसे आपकी तकलीफ मजीद नहीं देखी जा रही थी और मैं आपकी वालदा की मुलाजमा हूँ। इस रात मैं आपकी अम्मी से ही बात कर रही थी फोन पर और उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत महीनों तक आपकी बात को राज रखा, पर आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं मजीद सब्र न कर सकी। मैं अम्मी से लिपट कर बहुत देर तक रोती रही और अम्मा बाबा से माफी मांगी कि मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, ये मुझे इसकी सजा मिली है। पर बाबा ने मुझे मजीद कुछ भी बोलने और पुरानी बातों को याद करने के लिए मना कर दिया और बोले जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में बेहतर सोचो। मेरे हमल का ये चौथा महीना चल रहा था। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरा और आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने, कपड़े और चीजें लेती कि पूरा कमरा भर गया था। मैं यहाँ आकर अपने पुराने सारे गम भूल चुकी थी। माँ बाप के साथ रहने का एक अलग ही सुकून था, पर फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद थी। अब मेरी बहनें भी रोज मुझसे फोन पर बातें करती और आने वाले बच्चे के बारे में मशवरे देती। देखते ही देखते बहुत आराम से दिन गुजर गए और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। बच्चे की पैदाइश के बाद मैंने अपने शौहर से खुला ले ली जो पहले ही शादी कर चुका था। अम्मी बच्चे की सारी जिम्मेदारियां खुद निभाती और मुझे उसको हाथ तक न लगाने देती। मेरा बच्चा 1 साल का हुआ तो बाबा ने मेरे लिए रिश्ते देखना भी शुरू कर दिए। बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते, पर मेरा दिल नहीं मानता। फिर एक रिश्ता मेरी छोटी बहन की सास ने अपने खानदान के एक लड़के का भेजा तो सब घर वालों ने मुझे उसके लिए मना लिया कि अब तुम्हारा इनकार नहीं सुनेंगे। आखिर मुझे हार माननी पड़ी और मेरी शादी उसी खानदान में दूसरे लड़के के साथ हो गई जहां पहले एक बार मैंने रिश्ता तोड़ा था। ये लोग सच में बहुत अच्छे थे और मेरी अम्मी की कही सारी बातें सही थी कि ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाते हैं। मैं अपने इस घर में बहुत खुश थी और वो ही आलीशान जिंदगी यहाँ गुजार रही थी जैसे मेरी सारी बहनों की थी। मैं जो फैशन में पहले सबसे आगे थी वो ही शौक अब भी थे जिसमें मेरे शौहर का पूरा हाथ था। मैं जब भी कोई नया फैशन करती तो वो तारीफ करते न थकते, क्योंकि अब भी मैं इतनी ही खूबसूरत थी जितनी शादी से पहले। मेरा बेटा अम्मी और बाबा ने अपने पास ही रख लिया था क्योंकि हमारा कोई बेटा नहीं सिर्फ बेटियां थीं। इसके रूप में अल्लाह ने हमारी वो कमी पूरी कर दी है। अब यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और वो मेरी माँ के हाथों में बहुत ही नाजों से पल रहा था और अम्मी बाबा उसके आ जाने से बेहद खुश थे। मेरा भी दिल इस बात से बहुत मुतमईन था कि मैंने अपने माँ बाप को इस उम्र में ये खुशी दी है जिससे शायद उनके वो सारे दुख भूल चुके हैं जो मेरी वजह से उनको कभी
मिले थे। जल्दी मेरे शौहर भी मेरी दूसरी बहनों की तरह मुझे बाहर मुल्क ले जाने वाले थे, इसलिए मैं मेकी अपने बेटे से मिलने आई थी, पर वो अम्मी की गोद से उतरकर मेरे पास आना ही नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अम्मी के पास जाकर उसे वहीं पर प्यार किया और फिर अम्मी ने मुझे प्यार किया और मैं अपने शौहर के साथ घर चली आई। अब मुझे एहसास हुआ है कि वालिदैन जो हमारे लिए फैसला करते हैं इसमें ही हमारी बेहतरी होती है। इस वक्त तो हमें उसकी समझ नहीं आती, लेकिन जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है तब हमें पता चलता है कि उनका फैसला हमारे हक में बेहतर था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारी